अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DBI के एक और पॉडकास्ट में आपकी खिदमत में हाज़िर है दौरा बलोच। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बलोच उर्फ़ इब्न सकीना, जो कि सोशल मीडिया में इब्न सकीना के अहमद इब्न सकीना के नाम से मशहूर हैं। अहमद बलोच एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, कथक जो है रक्स नगारी भी करते हैं, रक्स भी करते हैं। अहमद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। बहुत शुक्रिया। अहमद भाई, ये बताइएगा, जो विजुअल आर्टिस्ट होता है बलूचिस्तान में, इसका जो है तस्वर कुछ मुश्किल लगता है, क्योंकि बलूचिस्तान में आर्ट का जो है इतना कदर नहीं है। तो आप ये सफ़र विजुअल आर्टिस्ट का कैसे शुरू हुआ और किन मुश्किलात का सामना रहा? अगर विजुअल आर्ट की बात की जाए तो मतलब कि बलूचिस्तान को तो छोड़ें, बाकी मतलब जितने भी मुल्क हैं, मतलब कि बलूचिस्तान हो या तो मतलब कि पंजाब हो या तो सिंध हो, जहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन आर्टिस्टों को इतने मतलब कि अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। अब देखो, हम जब पंजाब की बात करते हैं, जो हीरा मंडी की बात करते हैं, तो हीरा मंडी में सेक्स वर्कर्स नहीं थे, वो फनकार थे, जो मतलब कि अपने एक आर्ट फॉर्म को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा था। तो हम लोगों ने फिर उन चीज़ को एक अलग रंग दी हुई है, तो इसकी बिना पर हम आर्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब कहते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री की जब बात आती है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जितनी भी लड़कियां आती हैं वो सेक्स वर्कर्स होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मतलब कि बहुत बड़े बड़े घरानों की लड़कियां भी आती हैं, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री पहले जब स्टार्ट हुई थी तो किसी ने काम नहीं किया था फिल्मों में, तभी जाके जो औरतें बाजियाँ वो थी तो अवेलेबल थी, उन्हीं को ही फिल्मों में कास्ट किया गया था। तो उसकी बिना पर आप उसको मतलब कि एक टैग तो नहीं दे सकते कि मतलब कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उसमें सब कुछ फाश होता होगा। फाश होता हुआ यहाँ तो इस तरह है। तो बहुत सारे इज्जतदार और औरतें भी हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि बस एक टैग लगाते हैं, टप्पा लगा देते हैं, सोसाइटी फिर अपनी तरफ से रंग देती है ना चीज़ों को। अब देखो, हर किसी का एक अपना सोच होता है, सोसाइटी की जो सोच होती है वो अपनी ही सोच होती है, वो भी अपनी जगह गलत नहीं होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी अपनी जगह गलत नहीं होते हैं, क्योंकि आप किसी के सोच को चेंज तो नहीं कर सकते जितनी पूरी ज़िंदगी लगा दें। इससे बेहतर है कि अपना आप काम करें, वो जितना बोलते हैं बोल दें। आपने काम जब शुरू किया तो किन मुश्किलात का जो है सामना हुआ? बेसिकली शुरू कहाँ से किया था और कैसे इंटरेस्ट आया आर्ट की तरफ? तो इसका जो थोड़ा इसको ब्रीफ में बता दो। हाँ, मतलब कि आर्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो मुझे तो आर्ट शब्द का पता ही नहीं था कि मतलब आर्ट बोलते हैं जिस चीज़ को। तो मतलब कि शुरुआत तो इस तरह हुआ कि मुझे परफॉर्मिंग आर्ट का शौक था बचपन से। हमारे घर में मतलब कि रेडियो का रुझान था, वहाँ पे रेडियो सुनते थे। मेरे दादा थे उस टाइम, तो मैं मतलब कि छोटा ही होऊंगा, मुझे याद नहीं है, वो तो वफात हो गए, लेकिन दादी बोलती हैं कि वो रेडियो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो हो गया, या तो बाकी जो रेडियो पाकिस्तान है, ये रेडियो कोईटा है, जो यहाँ पे मतलब प्रोग्राम्स आते थे, इस तरह के मतलब कि म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते थे, वही सुनते थे। तो उसके बाद मतलब मुझे रक्स का शौक़ चढ़ा। तो मतलब कि फ़ाइन आर्ट्स एक ज़रिया था कि दुनिया को देखने का। मुझे मतलब कि विजुअल आर्ट या तो पेंटिंग का इतना शौक़ नहीं था। हाँ, मतलब कि स्कूल में ड्राइंग बहुत करता था थोड़ा बहुत, लेकिन वो स्कूल तक ही महदूद था कि जो स्कूल का काम होता था वहीं करता था। लेकिन इसके बाद जब मैं कोयटा आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे फ़ाइन आर्ट्स होता है। तो मैं यहाँ पे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में गया उनके पास, तो मैंने देखा यहाँ पे तो बहुत अल्लाह गुल्ला है, यहाँ पे मतलब लोग सीख रहे हैं और गाना भी चल रहा है, सब कुछ मतलब कि एक इंटरेस्टिंग माहौल था। आवरान का एक लड़का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी आता है और विजुअल आर्ट सीख रहा है या कुछ परफॉर्मिंग आर्ट सीख रहा है। जैसे आपने नईम दिलपुर के एक गाने में परफॉर्म भी किया था, कथक, एज अ कथक जो है डांसर। तो देखिए, कथक डांसर में जो कॉस्ट्यूम पहना जाता है वो भी ख़वातीन का पहना जाता है। तो हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए वैसे बहुत सारे मसाइल हैं। तो आपने कितना बड़ा जिगरा करके मतलब परफॉर्मिंग आर्ट में किस तरह आसान था, ये मुश्किल था? मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताना चाहूँगा कि मतलब परफॉर्मिंग आर्ट का जो मेरे वो जो है स्टोरी है वो कैसे शुरू हुआ। मैं जब यहाँ पे आया था, मैं इंटर में था, तो मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें, सब दोस्तों को पता था कि मुझे आर्ट का शौक़ है। मैंने मतलब कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया था उस टाइम, किसी मेरे दोस्त ने एडमिशन लिया था, मैंने उसकी जगह पूरा साल क्लास लिया। अच्छा, उसकी जगह पर क्लास लिया? किसी को नहीं पता, आर्ट का क्लास लिया था, किसी को पता नहीं था, क्योंकि मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगा। मतलब कि जो लोग थे एक दूसरे को प्यार देते थे, एक दूसरे से प्यार से बात करते थे। शायद मुझे वो सोसाइटी मिली नहीं थी ज़िंदगी में, तो फिर मुझे वो सोसाइटी अच्छी लगी, तो पूरा साल मैंने क्लास लिया। जब मतलब कि अगले साल एडमिशन अनाउंस हुए थे, तो फिर मैं अपना जब टेस्ट दे रहा था, तो मुझे सर मुबारक शाह होते हैं, अभी भी होते हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझसे पूछा था कि
बेटा आप तो पहले यहाँ पे पढ़ चुके थे ना, किसका टेस्ट दे रहे हैं? तो मैंने कहा सर मैं अपना टेस्ट दे रहा हूँ। तो मतलब कि ये एक छोटी सी कहानी थी। फिर मतलब कि मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी एक बार परफॉर्म किया था। अच्छा, तो परफॉर्म मतलब करते रहे ड्यूरिंग हाँ, स्टडीज? हाँ करता रहा। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। 2013 में मेरा एडमिशन हुआ था मेरान यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे मैंने सिंध में जामशोर में। तो फिर मैंने वहाँ से बीएस किया था। बीएस के बाद फिर मैंने मास्टर्स किया था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से। फिर वहाँ पे मेरा मतलब कि मेरी मुलाकात हुई थी मैम जरीन पन्ना से पीएनसीए में। पीएनसीए का ऑफिस है लाहौर में शाकिर अली म्यूज़ियम में। तो फिर मेरी मुलाकात उनसे हुई। तो मतलब कि मैं वहाँ पे मतलब कि रेजिडेंसी भी कर रहा था, अपना पेंटिंग कर रहा था। तो फिर उसके साथ साथ मैं डांस के क्लासेस भी लेता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पे मास्टर्स कर रहा था तो फिर मैंने वहाँ पे अल-अमरा में मैम जरीन पन्ना को ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर 2018 में फिर मैम नाहिद सिद्दीक जी आई थी। तो फिर उसके बाद मैंने उनको ज्वाइन किया था। आपने खुद जब परफॉर्म किया, खुद तो एक सेटिस्फिकेशन लेवल है, जो शूट करने वाले लोग हों और जो देख रहे थे लोग, पब्लिक भी चूँकि आ जाती है, हम देहात खुले इलाके के लोग हैं तो वहाँ खुला आबादी होता है, स्कैटर्ड एरिया है, लोग आकर देखते हैं कि मतलब एक खातून के कॉस्ट्यूम में, तो फिर मतलब कैसा महसूस होता था? खुद को तो अंदर से सेटिस्फिकेशन थी, लेकिन लोगों के सामने कुछ शर्म वगैरह ऐसी कोई हिचकिचाहट? मतलब शर्म क्या चीज़ होती है, ये चीज़ मुझे तो समझ नहीं आई, आज तक भी जब समझ नहीं आई कि लोग किसी चीज़ को समझ शर्म कहते हैं, लाज कहते हैं या इज्जत कहते हैं। हम लोगों ने तो इज्जत को बलूची में पंदोल बोलते हैं, जो पॉकेट होती है औरतों की पॉकेट में डाल दी है कि इज्जत वहीं पे होती है। लेकिन बट इज्जतदार वही होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों को तकलीफ ना दे, वही इज्जत होती है जो मतलब कि अपने काम से काम रखें। और मुझे मतलब कि कभी इस चीज़ पे वो नहीं है कि कपड़ों पे लोग बात करते हैं। कपड़े तो किसी किताब में तो नहीं लिखे है कि ये कपड़ा है, ये मतलब कि लीलन है या तो शिफॉन है या तो कद्दर है। वो कपड़ा मतलब कि कौन सा कपड़ा औरत पहनता है, कौन सा मर्द पहनता है। तो मतलब कि चीज़ें वक्त के साथ चेंज होती जाती है ना। तो किसी किताब में नहीं लिखा है तो फिर लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले होते हैं कि ये बंदा पहनेगा, वो बंदा पहनेगा। तो इस तरह है नहीं। जैसे आप फ़कीरों को जब भी देखते हैं तो फ़कीरों के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही खुले डुले होते हैं ना। बिल्कुल, उनको कभी पाबंदी तो नहीं लगाई गई है कि आप ये कपड़े ना पहने। आप तो मर्द हैं, जब आप मर्द हैं तो आप इस तरह के कपड़े कैसे पहन सकते हैं? मुझे लगता है मैं भी फ़कीर हूँ तो अंदर एक रूहानियत ऐसा है जो कहता है जो हो, मतलब जो पहना वगैरह, मतलब किसी पर जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जजमेंटल तो लोग होते हैं कहीं पे भी जाएं, मतलब कि आप अच्छा करेंगे भी जजमेंटल होंगे, आप बुरा करेंगे भी जजमेंटल होंगे। आप किसी के मुंह पे ताले नहीं लगा सकते कि मतलब कि आप ये नहीं बोल सकते। कोई कुछ भी बोल सकता है, आप उसको कभी भी रोक टोक नहीं सकते। क्रिटिसाइज हुआ जब ये गाना सोशल मीडिया पर आया? आपका छोटा सा क्लिप था, ज़्यादा भी नहीं। हाँ। दूसरे किसी और गाने में भी परफॉर्म किया? जी मैंने मतलब कि उसके बाद फिर ताहिर प्रोडक्शन के साथ परफॉर्म किया था एक गाने में। उसका क्या कार्ड मनी वो चार्ड मनी, इस कामरान दाद का गाना है, उस पर मैंने परफॉर्म किया था। लेकिन मुझे बहुत काम करके इनके साथ बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो किरदार था वो भी मतलब कि मेरे ही ऊपर बेस्ड था और बाकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें थोड़ी बहुत वो भी मतलब मैंने किया, मतलब कि एज एन एक्टर मैंने काम किया उस गाने में। अच्छा। बट उसके बाद तो फिर कोई चांस नहीं मिला है। बट या मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मतलब कि अब कथक में जब भी जाते हैं तो कथक में सिर्फ और सिर्फ नाचना नहीं होता है। मतलब कि लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नाचना होता है। जैसे कि हम नाचते हैं ना तो कथक एक बहुत बड़ी कहानी होती है, कथा होती है। कथक की जो हिस्ट्री है मतलब कि कथा मीन कहानियाँ कहने वाला जो होता है वो कथक डांसर, मतलब एज अ विजुअल के तौर पर चीज़ों को दिखाए। हाँ मतलब कि विजुअल के तौर पर आप दिखा नहीं सकते क्योंकि आपके पास विजुअल नहीं होते हैं। यू कैन एक्सप्रेस देम विद योर फीट, विद योर हैंड, विद बॉडी एक्सप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज के साथ जितना भी होता है आप उसको तो दर्शाते हैं ऑडियंस के सामने से। तो मतलब कि ऑडियंस जो कहते हैं, जो समझते हैं, तो मतलब कि उनको जो जिस चीज़ की समझ होती है तो वो कभी भी इस चीज़ पे एतराज़ात नहीं करते हैं। जिनको समझ नहीं है आर्ट की या तो आर्ट को अपनाते नहीं हैं तो फिर उनको ये चीज़ें बहुत गलाजत वाली लगती हैं। तो उनको मतलब कि बहुत सारी सोसाइटी के साथ जोड़ा जाता है कि मतलब कि आप मतलब कि एज ए ट्रांसजेंडर आपको भी बुला सकते हैं, आपको कदड़े भी बुला सकते हैं, किसी भी ज़ुबान में आपको बात करते हैं। इस बात पे तो एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि कभी भी आपको इन चीज़ों पे ध्यान देनी नहीं चाहिए।
जब आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो पूरी दिन रात आप इस चीज़ों के बारे में फोकस सोचते हैं। नहीं कर फोकस, पाओगे हाँ। अपने जो मुझे मतलब कि हाँ, एक दौर था जो मुझे डर लगता था कि कोई मार ना दें, क्योंकि मुझे धमकियाँ भी आए थे ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे भी अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में खासकर बलूचिस्तान में कोई भी काम करें धमकियां आना और थ्रेट्स करना ये मामूल है। मतलब खासकर आर्ट्स में हम देखते हैं हमारे बलूचिस्तान के बहुत सारे बच्चियां बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, वो भी एक ट्राइबल सोसाइटी में जो बहुत नैरो माइंडेड है उसमें करते हैं बच्चियां परफॉर्मेंस, तो उस पर भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तनकीद तो मैंने पहले भी कहा, मतलब तनकीद को कहीं पे भी आप फिर मतलब रोक नहीं सकते। मौत की धमकियों तक, मतलब थ्रेटनिंग इतनी आती है कि भाई मारेंगे, ये करेंगे, जान से मारेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम तो मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, आर्टिस्ट हैं, बहुत बेहतरीन जो है वो शूट करते हैं, वो फिल्म मेकर हैं, तो वो बहुत सारे गाने उन्होंने बलूचिस्तान में दिए हैं। उनको किसी ने सोशल मीडिया पर या कॉल पर जो है पैगाम भेजा था, आप लड़कियों के साथ शूट करते हैं, बलूचिस्तान में बेहयाई फैला रहे हैं, तो हम आपके चेहरे पर जो है वो तेज़ाब फेंक देंगे। वो हमारा दोस्त था, अभी भी काम करने बेहतरीन, वो बेचारा वो कहते हैं मैं डिप्रेस्ड हो गया कि यार कहीं बाहर निकलूँ, पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा। नहीं मतलब कि हम लोग यही कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट, हम आर्टिस्टों को जब भी देखते हैं तो एक सॉफ्टनेस होती है उनमें, प्यार मोहब्बत वाले होते हैं। जब इन चीज़ों को लोग देखते हैं तो उनकी मर्दानगी जाग जाती है। मुझे नहीं पता, वो लोग खुद को मर्द कहते हैं, जैसे कि मर्दानगी, मर्द का मतलब होता है कि कमज़ोर ना होना। जब आप इतने कमज़ोर नहीं हैं तो आप मतलब कि चोरों की चक्कों की तरह एक मैसेज छोड़ के फिर भाग क्यों जाते हैं? पब्लिकली आके आप सामने कर रहे हैं ना, जिस बंदे को आप धमकी दे रहे हैं, जिसको आप ताने दे रहे हैं, पब्लिकली क्यों दे रहे हैं ना? तो आप आएँ उसके सामने बात करें। हमारा एक ये मसला है कि हम इस इंसान को जानते नहीं हैं, उससे मिले नहीं हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा और हम अपनी अजम्पशन डाल देते हैं उस पर, क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। आप पहले उनसे मिलें, बात करें। अब मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता कि कोलू में कौन बैठ के मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लोग क्या सोचते हैं ये तो सोचते रहेंगे। अच्छा ये बताइएगा अहमद, बलोच हिस्ट्री में आर्ट जो है कहाँ से शुरू हुआ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड हमें बता दीजिएगा, और इस पर कितना काम हुआ और कितना होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। मतलब कि बलूचिस्तान में आर्ट के हवाले से अगर देखा जाए, मैं तो कहता हूँ कि शून्य बराबर नहीं हुआ है काम, तो उस पर बहुत सारा काम करना बाकी अभी भी काम करना है। बहुत सारे आर्टिस्टों को, बहुत सारे आर्टिस्ट पैदा भी करने हैं, क्योंकि जब आप आर्ट की बात करते हैं, मैंने मतलब कि अगर हिस्ट्री पढ़ा है, क्योंकि हम फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं तो हमने हिस्ट्री भी पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, तो हम हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर भी पढ़ते हैं। तो ताजमहल की जब वो बिल्डिंग बना रहे थे, ताजमहल शाहजहां बना रहे थे, तो उस दौर में मतलब कि जो काशीगर थे वो सिंध से मंगाए गए थे, जो सिंह तराश थे, सिंह तराश बलूचिस्तान से मंगाए थे। अच्छा, सिंह तराश बलूचिस्तान से मंगाए ताजमहल के लिए। तो इट मीन्स कि बलूचिस्तान में भी आर्टिस्ट थे। सिंह तराश मीन दे आर स्कल्प्टर, बिल्कुल। हाँ, मतलब कि उन्होंने स्कल्पचर बनाए होंगे, मूर्तियाँ बनाए होंगे, या तो फिर जो मार्बल की वो होती है ना, कटाई होती है, वहीं की होगी। तो मतलब कि इट्स आल्सो फॉर्म ऑफ आर्ट। तो उस ज़माने में जब थी 16वीं सेंचुरी में, तो उसके बाद इतना लंबा गैप क्यों रहा? या तो जितने भी आर्टिस्ट थे वो शाहजहां ले गए, नहीं अगर नहीं ले गए तो फिर बाकी कहाँ गए? तो फिर हमारे यहाँ पे जो थे त्राकाम थे, बलूची में हम लोग त्राकाम बोलते हैं, जैसे कि वो लकड़ी का काम करते हैं, जो लकड़ी तैयार साफ़ करते हैं, तो बनाते हैं दरवाजे वगैरह, तो त्राकाम बोलते हैं। तो फिर इनको मतलब कि निचले दर्जे का करार दिया गया कि मतलब ये तो हैं, इनके आर्ट का कोई वैल्यू नहीं है, ये तो हैं हमारे लिए मजदूर, बस रूटीन का ये हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए चीज़ें बनाते रहे, उनको निचले दर्जे का करार दिया, तो आर्ट को पजीरे ही नहीं मिली, आप कह रहे हैं। हाँ, मतलब आर्ट को तो कभी भी नहीं मिलेगी यहाँ पे, खासकर मुझे नहीं लगता कि अब पजीरा मिलेगी यहाँ पे बलूचिस्तान में खासकर, क्योंकि आर्ट पे पहले तो काम करना चाहिए, मतलब कि एकजुट होकर काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं बहुत सारे दूर दराज इलाके हैं जिनको आर्ट के बारे में पता नहीं, इवन मुझे भी नहीं पता था। मतलब कि अब तो मतलब कि कौन सा ज़माना है, मतलब कि अब 15वीं सेंचुरी देखें कि इटली में या तो फ्रांस में या तो मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ ले लें, कि यूरोपियन कंट्रीज़ में 15वीं सेंचुरी में काम हो रहा था, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था? हमारे यहाँ पे तो लड़ाइयाँ हो रही थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्यों चाकर के, लाशार के जो ग्वाराम थे, उनकी लड़ाइयाँ हो रही थी 15वीं सेंचुरी में। तो हमारे यहाँ पे किसी ने आर्ट पे तो तवज्जो ही नहीं दी, कभी किसी ने काम नहीं किया। अब माइकल एंजेलो ने पूरा का पूरा सिस्टर्न चैपल पेंट किया था उस ज़माने में,
पूरा का पूरा बाइबल उन्होंने वहाँ पे दर्शाया है। तो हमारी जितनी भी हिस्ट्री थी बलोचों की वो कहाँ गई? कि चाकर से पहले बलोच थे नहीं, या चाकर ही प्रकट हुए, ज़मीन से निकले, आसमान से आए, कि तो बलोच चाकर से ही शुरू हुआ। बलोच हिस्ट्री की बात हो जाए तो थोड़ी बहुत लड़ाइयों की दास्तान बस ये चाकर हद तक मिलते हैं। हाँ। आगे तो है वो लिखा भी नहीं गया, मतलब हम आर्ट नहीं कर रहे थे, साथ में लिखने का तो उसमें मवाद भी था, चीज़ें भी थी, इसके बावजूद हम अपने हिस्ट्री को खुद तहरीर भी नहीं कर पाए। अंग्रेज़ थोड़ा बहुत हमारे हिस्ट्री को तहरीर कर गए, जिस पर भी हमें एतराज़ है। यही तो हम खुद काम नहीं करते हैं कि दूसरे जब हमारे ऊपर काम करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई उन्होंने गलत लिखा है। जब आपको सच पता है तो आप खुद क्यों नहीं लिखते? हाँ, आपके पास सच तो है, आप सच को लिखें, जो आपकी हकीकत है उसको बयान करें। हम मतलब कि बहुत सारे हम बलोच हैं, मतलब कि मैं खुद ही मतलब कि इस हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे मतलब कि इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने का। तो मतलब कि हमारे खुद के जितने भी राइटर्स हैं उनको इतराज़ आते हैं। कोई कहता है कि फारूक बलोच ग्लोरीफाई करता है बलोचों को, कोई कहता है गुलखान नसीर करता है ग्लोरीफाई। हाँ, हर किसी की अपनी एक सोच होती है। अब शाह मोहम्मद मरी अपनी तरफ से लिखते हैं हर किसी की अपनी सोच होती है कि किस तरह स्टार्ट हो। जैसे कि मुझे मतलब कि इस बात पे वो है कि एज एन परफॉर्मर, इंडिविजुअल परफॉर्मर, शाह मोहम्मद मरी साहब, आई एम सॉरी फॉर दैट, मतलब कि शाह मोहम्मद मरी साहब ने अपनी एक इंसाइक्लोपीडिया, जो बलूचिस्तान की जो इंसाइक्लोपीडिया एक बुक है, उस पर भी मतलब कि मेंशन किया है कि बलोच डज नॉट हैव द इंडिविजुअल परफॉर्मर्स। तो बलोचों में इंडिविजुअल परफॉर्मर्स रहे ही नहीं हैं। जब मतलब ये चीज़ मुझे बहुत कटक की, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल परफॉर्मर था बलूचिस्तान में। तो फिर शाह मोहम्मद मरी साहब ने अपनी दूसरी किताब में इस चीज़ को मेंशन किया था, वी ओन द शिवा। शिवा मीन द गॉड, द भगवान शिवा। तो उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि दुर्गा काली माता जो हैं वो हमारे हैं। क्योंकि जब इंगलाज माता की जब बात होती है, जैसे कि टेम्पल है यहाँ पे मस्तुंग में, जी मस्तुंग में, लसबेला में, शिव जी का, तो मतलब कि इंगलाज की जो बात होती है, तो इंगलाज की जो हिस्ट्री है वो दुर्गा माता या काली माता से होती है। अब यहाँ से हम अगर बात करें तो जब आप काली माता या तो हिंदुइज्म को अपना रहे हैं तो इट मीन्स दे आर इंडिविजुअल परफॉर्मर्स। अगर बलूच हिस्ट्री काली माता से शुरू होती है तो मतलब कि वो इंडिविजुअल परफॉर्मर रहे हैं, क्योंकि शिव जी का जब तांडव होता है तो उसमें पूरी दुनिया हिलती है। बिल्कुल, वो तो अकेले परफॉर्म करते थे। और जब काली माता बनते हैं, काली माता की जब बात होती है तो काली माता खुद ही इंडिविजुअल परफॉर्मर है। बिल्कुल, वो तो कभी भी मतलब कि ग्रुप में परफॉर्म किया ही नहीं। मतलब हिस्ट्री में भी आर्ट जो बलूचिस्तान का है वो तो पहले अगर नहीं किया गया, परफॉर्म नहीं किया गया, उन पर काम नहीं किया गया, थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री में हुआ भी है, गुजरा है, उस पर भी मतलब लिखने वालों ने भी सही नहीं लिखा है। हाँ, मतलब कि लिखने वालों ने तो अपनी तरफ से तो कोशिश की है। अब उनकी जितनी समझ है वो तो अपनी तरफ से लिखते हैं। अब मतलब कि मैं तो खुद बिलीव करता हूँ द डेथ ऑफ ऑथर पे, कि मतलब कि मैं नहीं ये सोचता कि मतलब कि शाह मोहम्मद मरी क्या सोचते हैं या फारूक बलोच क्या सोचते हैं या गुलखान नसीर ने क्या सोच के लिखा है। मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं खुद क्या समझ रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या विजुअल्स क्रिएट हो रहे हैं। जब मतलब कि मैं खुद ही मतलब कि बानडी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था कि मैंने सोचा कि मैं उसको पेंट करूं। मतलब कि मैं जब पढ़ता हूं बानडी के बारे में तो मुझे मतलब कि अलग एक इमेज क्रिएट होता है मेरे दिमाग में। तो कि जो फारूक बलोच साहब जब लिखते हैं तो फिर उनका अपना ही एक नज़रिया होगा ना, उसके दिमाग में अपना एक इमेज होगा। तो ये चीज़ें मतलब कि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो करती रही हैं पूरी ज़िंदगी में। आर्ट और सोसाइटी कभी एक दूसरे को बलूचिस्तान का वैसे कल्चर की बात अगर की जाए, ट्रेडिशन का, हिस्ट्री का, मेहरगढ़ को उठाकर देखें, रिच तो है, लेकिन उसमें उस दौर में हम कहते हैं कि हम उस दौर में वेल सिविलाइज थे, जब किसी को कुछ पता नहीं था। तो फिर हम पीछे कैसे रह गए? दौर जदीद में भी हम वही बताते ज़माने में, मतलब शायद उन चीज़ों को हम लोगों ने अपनाया नहीं, अडॉप्ट नहीं किया। क्योंकि जब भी मतलब कि हम आर्ट की बात करते हैं कि तो आर्ट की बात आर्ट हिस्ट्री से ही जुड़ता है। क्योंकि जब आप आर्ट को अपनाते हैं तो आर्ट के लिए आपको अपने रूट्स पता होनी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं, आपको कौन है, आपको क्या अजदाद कौन है, वो क्या करते रहे। तो वही चीज़ें आप लेके आते हैं। क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूँ, पहले भी मैंने काम किया है, मेरे काम में बहुत सारा फ़र्क आया है, एक जंप आया है। क्योंकि जब मैंने BS किया था तो BS का मेरा काम घुंघरू पे बेस्ड था। कि मैंने सोचा था कि मतलब कि जो सोसाइटी है वो घुंघरूओं के बारे में क्या सोचता है। घुंघरू इज़ ए इंस्ट्रूमेंट था। तो फिर जो कि सोसाइटी सिर्फ औरत के लिए ही समझता है, औरत के लिए भी नहीं समझता औरत के लिए कहाँ समझता है, घुंघरू को औरत के लिए भी अच्छा नहीं समझते यहाँ पे। मतलब कि
अब एक मर्द को परफॉर्म करते हैं हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो एक औरत को कैसे एक्सेप्ट करेगा? हमारी सोसाइटी में तो कभी किसी औरत ने परफॉर्म नहीं किया इंडिविजुअली या पब्लिकली, हाँ, क्योंकि ये तो एक ऐब समझा जाता है ना हमारी सोसाइटी में। तो अगर जैसे आपने कहा कि हीरा मंडी के जो परफॉर्मर्स थे हाँ, उस वक्त के, उस जमाने के, उनके पास भी एक अपना आर्ट हुआ करता था, आर्ट वर्क हुआ करता था। लेकिन उसको भी क्या क्या मिसअंडरस्टैंड करवा के, या मतलब मिसअंडरस्टैंड नहीं, उसको ऐसे एक पर्सपेक्टिव दिया गया कि ये तो बस सिर्फ फाशी फैलाने के हाँ, लिए, तो यही होता है ताकि हिस्ट्री मसख हो, आर्ट मसख हो, मतलब आगे ना जा सके, प्रमोट जैसे ना कि हो। हम लोग कहते हैं ना, बलोच कहते हैं किसी को गाली देना भी हीरा मंडी का कहते हैं। हाँ, बलोच यही कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री गलत लिखी गई है अंग्रेज़ों ने। तो हीरा मंडी की जो हिस्ट्री है वो भी अंग्रेज़ों ने ही बनाई है। जब बरतानिया आया है, बरतानिया राज आया था यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान पे, तो फिर उन्होंने दे बैन देम, जितने भी तवाइफ थे, जितने भी परफॉर्मर्स थे। तवाइफ डज नॉट मीन सेक्स वर्कर, तवाइफ सेक्स वर्कर्स नहीं होते। तवाइफ और सेक्स वर्कर्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। तवाइफ वो होते हैं कि जो गाने गाते हैं और रक्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो रक्स एंड सिंगिंग आल्सो इज फॉर्म ऑफ आर्ट। तो इस चीज़ को बैन करके वो यही चाहते थे कि हिंदुस्तान के जितना भी आर्ट है वो ख़त्म होना चाहिए। कल्चर मतलब आगे प्रमोट ना हो, आगे नस्ल उसकी जो है वो ट्रांजैक्शन ना हो, उधर ही रुके। तो उन्होंने इनको बैन करके इसे सेक्स वर्कर का वो दिया, टाइटल दिया। तो वही टाइटल हम लोग आज भी दोहरा रहे हैं कि हीरा मंडी में जितने भी लोग थे वो सेक्स वर्कर्स थे। मतलब वो भी एक मतलब प्री प्लान था अंग्रेज की जाने से कि इनका आर्ट तबाह करना है, इनका जो कल्चर से ये लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारा पाकिस्तान का लॉलीवुड उठा लें, या पाकिस्तान का म्यूजिक इंडस्ट्री उठा लें, या हिंदुस्तान का बॉलीवुड उठा लें, वो भी तमाम जो हॉलीवुड की कॉपीज में लगे हुए हैं। अपना जो एक कल्चर था, एक रिच कल्चर था, एक रिच आर्ट था, उसको भूल गए। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें हमेशा ये यकीन दिलाया गया कि आपका अपना कल्चर ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, क्योंकि हम जितने भी आर्टिस्ट यहाँ आए हैं, पेंटर्स आए हैं, उन्होंने भी मतलब कि यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं उनको गरीब करके दिखाया है। उनके एक धोती में दिखाया, एक पगड़ी में, एक कमीज़ नहीं है, सूखे पतले से हैं, तो उनको यही दिखाया। अगर देखा जाए जैसे कि रिनाइसेंस में जिस ज़माने में काम हो रहा था, उस ज़माने में यहाँ पे मतलब उससे पहले काम हुआ था 500 BC में, बुद्धा के टाइम में जितना काम हुआ था यहाँ पे, वो तो कहीं गुना यूरोपियन आर्ट से ज़्यादा परे था। उसको क्यों प्रमोट नहीं किया गया जो सब कॉन्टिनेंट का आर्ट था? यहाँ पे जितने बड़े स्कल्पचर थे बुद्धा के, अशोका के टाइम में, मतलब कि जैसे अफगानिस्तान से लेकर आप पूरे हिंदुस्तान चले जाते हैं तो हर जगह पर आपको स्कल्पचर मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो था तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो था, वो अभी भी मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी प्लान उसका पड़ा हुआ है। मतलब कि दुनिया के जितने भी जो जानने वाले थे, वो इल्म वाले थे, वो यहीं पे आके रहा करते थे, यहीं पढ़ते थे। वो उस ज़माने में जो यूनिवर्सिटी थी वो यहाँ पे थी, यूरोप में नहीं था, ना अमेरिका में था। अमेरिकन आर्ट तो मतलब कि 19वीं सेंचुरी के एंड में स्टार्ट हुआ था ना। अमेरिकन जो आर्टिस्ट हैं, अमेरिका का जो आर्ट है वो तो अभी मतलब प्रमोट हुआ, वो तो मतलब यूरोप से बहुत पीछे रहा है आर्ट के हवाले से। अमेरिकन जो आर्टिस्ट है जैक्सन पोलाक तो मतलब 19वीं सेंचुरी के मिड में अब वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो एक्शन पेंटर्स हैं। उसको तो खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, बट उसके जो वाइफ थे उनको पता था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो मॉडर्न आर्ट या तो एक्शन पेंटिंग या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की बात होती है तो जैक्सन पोलाक का नाम सबसे पहले होता है। ये बता दीजिएगा, मतलब एक जो गैर आने वाला है वो हमेशा जो यहाँ मकामी सेटलर होता है, कहते हैं आपका जो है कल्चर बुरा है, आपका ज़बान बुरा है। वही हम देख रहे हैं गुज़िश्ता दिनों, बल्कि कल ही जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ये वाक़या पेश है। बड़ी बदमज़गी भी हुई आपके ओवल हाउस में, बहुत झगड़ा हुआ, बातचीत हुई। उन्होंने भी आते ही उनको कहा है कि आपका जो ड्रेस है आप वेल ड्रेस नहीं है। उनको ड्रेस के ताने दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनके जो जेडी वेंस हैं, उनके दूसरे नंबर वाइस प्रेसिडेंट है। मतलब इधर किसी को कबूल नहीं करना है। अमेरिका तो अभी 19वीं सेंचुरी में खुदा है, अभी किसी को कबूल नहीं, सबने हमारा जो है कल्चर और हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो एडॉप्ट करना है। तो मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ। अब वो उसके हाथ में डंडा है, वो कैसे घुमाए भैंस को, वो घुमा सकता है भाई। दुनिया का पूरा पावर उसी के हाथ में है, तो वो कुछ भी कह सकता है भाई, वो सुपीरियर है। तो सुपीरियर जो भी होता है तो फिर उसी के हाथ में ही होता है सब कुछ, वो सारा कुछ लीड कर रहा होता है। अब देखो, एक सदर होता है, एक वजीर आजम होता है,
तो पूरा मुल्क वहीं चला रहे होते हैं, तो फिर उन्हीं के ही हाथ में होता है सब कुछ को, सोसाइटी को किस तरह ट्रीट करें। तो वो आप इंडिविजुअली कोई अपने तरीके से सोच नहीं सकता कि वो एक पॉलिसी बनाएं, वो एक चीज़ लेके आए। मतलब अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपने कपड़े पहने, अपना जो रस्म रवाज है वो ना करें, बल्कि एक जो है साम्राज्य का एक खुद आया हुआ, जो खुद आया हुआ है बाहर से, नाम सेटलर है, उसका जो है सब कुछ एडॉप्ट। तो मतलब कि कॉलोनियलिज्म जितने भी हुए हैं वो तो मतलब कि यही समझा गया है कि सोसाइटी को यही बताया गया कि वी आर सुपीरियर देन यू, यू हैव टू अडॉप्ट अस। हाँ, अडॉप्ट अस। तो मतलब इवन इन ईटिंग, इन एवरीथिंग यू हैव टू अडॉप्ट अस। तो यही चीज़ें हैं। अब देखो हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे जो इलीट क्लास फैमिलीज़ हैं वो तो सोचते हैं वी आर सुपीरियर। हाँ, वो तो अपने बच्चों को चांदी के चमचे से खाना खिलाते हैं। हाँ, लेकिन हमारे जब अपने बच्चे को दांत हाथ से खिलाते हैं वो भी इतना ही ग्रो करता है, वो भी इतना ही ग्रो करता है। अब वो अलग बात है कि उनकी मेंटलिटी अलग होती है, यहाँ हमारे बच्चों की मेंटलिटी अलग होती है। लेकिन एक फ़र्क होता है, हर किसी में एक फ़र्क होता है और हर कोई अपने आप को सुपीरियर समझता है। तो हम जब गरीब होते हैं तो गरीब यही सोचते हैं कि हमारी किस्मत तो लिखी गई है ना। अच्छा, ये बताइएगा अहमद, जो बलूचिस्तान में आर्ट के मुस्तकबिल को क्या देखते हैं नौजवान? अगर कोई बहुत सारे एनसीए में दूसरे जगहों पर बलूचिस्तान के लड़के जो हैं वो फाइन आर्ट्स में जा रहे हैं, दूसरे आर्ट्स के फॉर्म में डिग्रीज कर, उनका मुस्तकबिल क्या होगा जब यहाँ आर्ट का कदर ही नहीं? मतलब कि ये तो नहीं सोचना चाहिए कि मुस्तकबिल क्या है। अगर किसी को अगर आर्ट का शौक है, आर्ट करना है, मतलब कि मैं तो यही सोचता हूँ कि उन्होंने पूरी की पूरी अपनी ज़िंदगी देनी है। आर्ट कभी ख़त्म नहीं होता और आर्ट के लिए आप पूरी ज़िंदगी भी लगा दें तो आप उतना नहीं सीखते। कि जो आर्ट की एक उम्र होती है ना, शायर यही कहते हैं ना कि आह को चाहिए एक उम्र हसर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो आर्ट के लिए मतलब आप पूरी ज़िंदगी भी वक्फ कर दें, वो भी इतना सही तुसा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब कि भूखे मर जाएंगे या तो फिर उनको कुछ काम नहीं मिलेगा। तो मतलब कि जब दुनिया बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो फिर लोगों के ख्वाहिशात भी तो इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ आर्ट की भी तो यही है ना। जैसे हमें यही कहा जाता है कि एआई आया हुआ है तो फिर जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो मैंने यही सोचा फिर इंजीनियर्स का क्या होगा, जितने राइटर्स हैं उनका क्या होगा, तमाम ही बेरोजगार हैं वो तो भी बेरोज़गार होंगे। ऐसा नहीं है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट को ही टारगेट किया जाता है। तो मतलब कि बाकी जितने भी लोग हैं उन पे भी मतलब असरात होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्तकबिल बेहतर है। आप कहते हैं कुछ ना कुछ आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, कम से कम ज़हनी सेटिस्फिकेशन के साथ जो है आप मुस्तकबिल में कुछ ना कुछ इतना ही अर्न कर सकते हैं जितना आप एक्सपेक्टेशंस है। हाँ, तो मैंने मतलब कि यही सोचा। इसी बिना पर मैं जब अभी आबरान में ही शिफ्ट हूँ तो मैं वहाँ पे मतलब बच्चों को ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो स्कूल में। वेरी गुड। तो मैंने यही सोचा है कि मतलब कि वहाँ के हमें जब पता नहीं था आर्ट के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, तो फाइन आर्ट्स हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में, तो मैंने भी यही सोचा है कि अब मैं वहाँ पर हूँ तो मैं अपना एक स्कूल स्टार्ट करूँ वहाँ पे इब्न सकीना के नाम से। तो उसमें मतलब कि मैं बच्चों को यही समझाऊँ कि मतलब कि ये शोबे होते हैं और उनको सिखाऊँ। अगर किसी बच्चे को अगर 100 में से एक बच्चा भी निकल आ गया तो फिर मेरी यही कामयाबी है। अहमद, ये इब्न सकीना का आपने नाम लिया तो याद आ गया कि उस नाम से आप सिखा रहे हैं। अहमद बलोच से अहमद बलोच इब्न सकीना कैसे बन गया? तो मतलब कि बलोच तो हैं हम, मतलब कि इस बात पे ये नहीं है कि कोई एतराज़ करें कि आप बलोच नहीं है। तो मतलब कि मैं वहाँ जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे तो कोई और कास्ट है ही नहीं। बलोच ही है। और दूसरी बात ये है कि आई एम ए फेमिनिस्ट में, और ये आज एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नेशनलिस्ट मतलब जितने भी ताने देने पड़े तो दे दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस बिना पे ये लिया क्योंकि हम माँ को किस नज़रिए से देखते हैं। माँ को तो हम कहीं कहीं जगहों पे देखते हैं। बिल्कुल, तो माँ है, सुपीरियर ही कहते हैं। और हम धरती माँ, हाँ, धरती को ही माँ कहते हैं। और हम बलोची में अगर दुआ कहते हैं गुलजमीन बोलते हैं। बिल्कुल, वो मतलब कि माँ को माते गुलजमीन। बिल्कुल। तो माँ हर जगह है तो फिर माँ क्यों सुपीरियर नहीं हुआ? तो हम हर जगह बाप को ही इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारी सोसाइटी में भी देखा जाए तो हम कभी भी माँ का नाम नहीं लेते। ऐसा लगता है कि कोई शर्म लाज है कि माँ, मतलब कि माँ का जो नाम है वो भी तो बंद करने के साथ साथ माँ के साथ साथ उसका नाम भी बंद कर दिया जाए। माँ के पैरों तले जन्नत भी है, माँ को सुपीरियर भी कहा जाता है, लेकिन नाम लेने से लेने से लोग हिचकिचाते हैं या तो उनकी इज्जत चली जाती है थोड़ी बहुत। तो ये हम लोग ये भी सोचते हैं। और दूसरे इस्लाम में भी तो यही है कि हम कब्र में जाते हैं तो कब्र में भी हमसे माँ के नाम से ही पूछा जाता है ना हमें।
और दूसरी बात, आप जब नादरा में भी जाते हैं तो आपका नाम ही, माँ का ही नाम पूछते हैं। लेकिन ये तो बहुत आपने बेहतरीन वैलिड पॉइंट उठाया है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग, इवन उनकी बेटियाँ ग्रेजुएट कर चुकी होती हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पर होते हैं। व्हेन वी आस्क देम फॉर इंटरव्यू, बोलते हैं हम अपने बच्चे को जो है मीडिया पर नहीं ला सकते। हाँ। देखिए इतनी सोच में ये गिरावट क्यों है? नहीं, उनकी सोच में गिरावट नहीं, असल बात तो ये आपकी सोसाइटी, पूरी सोसाइटी खोखली है। सोसाइटी खोखली होगी तो फिर इसी तरह होगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे पढ़े लिखे जाहिल जैसे जिनको बोलते हैं, तो मतलब कि नाम के पढ़े लिखे हैं, बाकी नाम के पढ़े लिखे हैं, वो लोग यही कहते हैं अगर एक औरत है वो सीएसपी ऑफिसर बनती है तो फिर उनको पूरा दिन रात मर्दों के साथ रहना पड़ता है, तो फिर वो कैसे रहती है, वो कैसे डील करती है। बहुत सारे मसले होते हैं, जैसे कि एक सीएसपी ऑफिसर होती है तो वो मतलब कि उसके सामने लोग कैसे अपने सेक्सुअल, जैसे कि एक सेक्सुअल अब्यूज होता है किसी बंदी का, तो वो कैसे अपने बयान करेंगे पब्लिकली। तो मैंने कहा जब वो सीएसपी ऑफिसर बन सकती है तो फिर ये भी सह सकती है। हाँ, ये आपकी obviously ये आपकी अपनी सोच। हमारी तरह, आपकी तरह वो भी एक इंसान है, वो भी आपकी तमाम चीजें, उस उनके ना कान कम है ना उनके जो है आंख कम है ना बाकी काबिलियत है ना ज़हनी। आपसे ज्यादा है मेरे ख्याल में। मैं तो यही सोचता कि एक औरत बच्चा पैदा कर सकती है, बच्चा पाल सकती है, बच्चे को दूध पिला सकती है, तो फिर मतलब कि आप तो सिर्फ कमाते हैं ना, आप तो रखवाले हैं ना, मतलब रखवाले गार्ड का काम कर रहे हैं आप तो। तमाम बेसिकल मैन मतलब जो कि हैंडलर है वो आपके घर की जो मालकिन होती है ना वही सुपीरियर होती है ना। बिल्कुल। आप तो एक चौकीदार का काम कर रहे हैं जो घर वालों को संभाल रहे हैं। हाँ, ये फेमिनिस्ट पर बात आई तो फेमिनिस्ट तहरीक पर भी पाकिस्तान में ख़ुसूसन बहुत सारी जो है बातें होती हैं कि फेमिनिस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है मुल्क में एक ऐसा चीज़ फैला रहे हैं जिस पर जो है हम अगर यहाँ बात करें भी हमें बुलिंग का सामना करना पड़ा। नहीं, हम यही तो कहते हैं। और इसकी थ्योरी जो फेमिनिज्म का थ्योरी है उससे भी हमारे लोग ना वाकिफ़ हैं। उस पर ज़रा लगे हाथों थोड़ा इसको डिफाइन कर दीजिएगा, क्योंकि फेमिनिज्म से जो लोग फेमिलियर हैं उनको तो पता है, जो नहीं है वो जैसे एथियज्म आपका जो हो गया, लिबरल हो गया, जो भी आपकी जितने माशी नज़रिए हो गए, इवन मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट जो होते हैं उन चीज़ों से, वो सोशलिज्म किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते लेकिन अपना कमेंट्स डाल रहे होते। कहीं ना कहीं वो खुद से बड़े जो है अरस्तू होते हैं या क्या, मतलब यही होता है। मतलब कि फेमिनिज्म तो ये नहीं है कि मतलब कि मर्द जो है वो बहुत कम है। मतलब कि मैं खुद एक मर्द हूँ, अगर आप सवाल करते हैं तो आप सवाल करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि मैं खुद एक मर्द हूँ, तो मर्द का मतलब यही होता है कि कमज़ोर ना होना। मैंने पहले बोला मर्दानगी का मतलब होता है कमज़ोर ना होना। वो खुद को कमज़ोर नहीं समझता मर्द, तो वो कहता है कि मैं अगर कमज़ोर पढ़ूँ तो मैं मतलब कि एक मर्द नहीं रहा पूरा। बिल्कुल। तो मतलब कि मर्द कभी रोते नहीं है। नहीं, ये तो मर्द औरत सब बराबर होते हैं। बराबर, मर्द में रोने की फीलिंग्स तो होती है, वो क्यों नहीं रो सकता है? तो मतलब हाउ इट कुड बी पॉसिबल? मतलब पॉसिबल तो नहीं है ना। यही तो चीज़ें हैं कि हम सोसाइटी को दिखाते हैं, यही चीज़ें हमें अंदर से खोखला कर देती हैं, डिह्यूमनाइज कर देती हैं हमको, मर्दों को सोसाइटी में। तो मतलब कि फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है कि मतलब कि आप औरत को सुपीरियर समझें। मतलब कि औरत जो मांगती है, मतलब जितना हक है उसका, राइट्स दिए, जितने भी राइट्स हैं उनको वही राइट्स दिए जाएं। मतलब कि आप जब जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं कहीं पे, एक औरत भी जा सकती है, उसके भी दो पैर हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे यही वो शिकायत है औरतों की कि कहते हैं कि मतलब कि जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे औरतें पब्लिकली ट्रांसपोर्टेशन नहीं करती हैं, तो गाड़ी या तो साइकिल नहीं चलाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब अगर किसी ने कबायली क्या, पाकिस्तान के जो बड़े पॉपुलेटेड एरिया हैं, पॉपुलेशन उनमें भी ऐसा नहीं होता ना। तो ये चीज़ें मतलब कि औरतों को स्पेस नहीं दिए गए हैं। क्योंकि जब बच्ची पैदा होती है तो बच्ची को हम गुड़िया देते हैं, कभी कोई मोटर बाइक नहीं देते हैं, या तो कोई गन नहीं देते हैं, ताकि वो खुद को कमज़ोर, वीक फील करने लगे कि आई कांट डू दिस। मतलब जो सख्त काम है वो किसी काम में मैं नहीं कर सकता। लेकिन बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह अभी इम्प्रूवमेंट काफ़ी आई हुई है। हाँ, आई हुई है। देखो पाकिस्तान का फेमिनिज्म हो गया, इस हवाले से आपने सवाल किया था, तो मैं मतलब कि जवाब देना चाहूँगा कि फेमिनिज्म बदनाम क्यों है यहाँ पाकिस्तान में। तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ के जो ट्रेडिशन है, यहाँ के रिचुअल्स हैं, बहुत डिफरेंट हैं बाकी ममालिक के अलावा। क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल राइट्स नहीं है किसी के पास। अगर मतलब कि मैं अगर आज फेमिनिज्म को एक्सेप्ट करता हूँ, कल शायद मैं उसको एक्सेप्ट ना कर पाऊँ, क्योंकि वो चीज़ें मतलब कि मैं कहीं मेरा कोई अपना मसला अड़े आ जाए। हाँ, अड़े आ जाए। तो यही चीज़ें उन्हीं के बिना पर हम खुद नहीं करते। कहते
हम अपनी माँ को कभी गाली नहीं देते, अपने माँ को प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ को गाली देते हैं। तो यही होता है ना, देखो आप अपनी माँ की इज्जत कर सकते हैं तो दूसरे की माँ की भी इज्जत कर लिया करें। क्या मुस्तकबिल के क्या गोल्स हैं? मुस्तकबिल के गोल्स यही हैं कि मैं मतलब कि अभी जो स्कूल का सोचा हुआ है मैंने कि मतलब कि बच्चों को सिखाऊं, आगे बढ़ूं, तो मतलब कि इसी चीज़ को लेकर कहीं फॉरेन में किसी स्कॉलरशिप में या किसी फेलोशिप में या कहीं जो है मज़ीद एक्सप्लोर करने का पूरी दुनिया में आर्ट्स के हवाले से? हाँ, तो मतलब कि यही चीज़ है कि मैंने इरादे हैं। पहले कहा कि मतलब कि आर्ट के हवाले से अगर बात की जाए, आर्ट कहीं ख़त्म नहीं होती, आप अपनी पूरी नो हैव नो बाउंड्रीज, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि आप कहीं पे भी कुछ सीख सकते हैं। अभी मतलब मैं घर बैठा हूँ तो घर में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आर्ट का कहीं से भी अगर कोई जिक्र आता है तो हमारी सोसाइटी में तो औरतें ही हैं जो काम करती हैं ना आर्ट का, क्योंकि जो क्राफ्ट होती है वो क्राफ्ट ही तो आर्ट है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म की हम बात करते हैं आर्ट की, तो बलोचों ने तो बहुत पहले से ही शुरू किया था। जैसे कि हम फीलिंग की बात करते हैं ना, आर्ट में तो हम जिक्र करते हैं फीलिंग की, कि मतलब जो आप फील करते हैं आप उसको बाहर निकालते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो बलोच जितनी भी औरतें रही हैं उन्होंने नेचर को अगर देखा, उन्होंने फील किया, उस चीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने कशीदाकारी किया। और जो जितने भी एम्ब्रॉयडरीज हैं, जितने भी डिज़ाइंस हैं, उन सब का अपना अपना नाम है। वो मतलब कि नाम उन्होंने फील किए हैं, शायद उनको वो चीज़ें अच्छी लगे हैं। देखो हालांकि वो पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन तमाम डिज़ाइंस के नाम भी रखे। मतलब बलोच का जो आर्ट है ख़वातीन के हवाले से जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो तमाम उन्होंने ख़ुद ही डिज़ाइन किए और तमाम ही खुद ही जो है उन्होंने उन पर जो इमेजेस बनाए, जो तस्वीरें बनाए, नाम भी उन्होंने खुद सेट किए। नाम भी सेट किए। और दूसरी बात तो ये है कि मतलब मैं इस बात पे तो बहुत हैरान हूँ कि मतलब कि हमारी औरतें पढ़ी नहीं है, ना ही उन्होंने BBA किया, ना MBA किया है, उनको फिर भी बिजनेस का पता है सब कुछ। उनको पता है भी ये ट्रेंड चल रहा है, जो पॉप कल्चर है वो पॉप कल्चर को पूरा का पूरा जानते हैं। अब देखो एक बलोची ड्रेस 1,50,000 1,80,000 तक बिकती है, तो उनको पता है कि मार्केट में अभी कौन सा नाम चलेगा, वो उसी नाम को लेके ही आगे बढ़ते हैं। बलोची ड्रेस के वैसे भी चर्चे हैं आजकल, 1,30,000 1,50,000। मतलब इसमें क्या एज अ आर्टिस्ट, इसमें क्या एज अ आर्ट का फॉर्म होता है जिससे लोग बहुत पसंद करते हैं और मतलब अट्रैक्ट भी होते हैं इसकी तरफ? तो मतलब कि एक तो ये है कि बलोची एम्ब्रॉयडरी जितने भी होते हैं वो मतलब कि 6 कलर्स पे ही बेस्ड होते हैं। अब देखो हमारी इस तरफ जब आप सरावान या तो डेरा बूटी की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे न्यून कलर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो न्यून कलर एक मॉडर्न कलर्स हैं, क्योंकि वो बाद में आए। हमारे पास बलोची में जितने भी कलर्स थे वो नेचुरल डाई कलर्स थे। बिल्कुल, क्योंकि जो नेचर से ही जितने कलर्स हमें मिलते थे हम उनको उनके साथ डाई करते थे, उनको ही लगाते थे। तो ये जितने भी मॉडर्न कलर हैं वो कभी भी बलोची कल्चर के हिस्से नहीं रहे हैं। मतलब बलूची जो जितना दस्तकारी होता है इसकी मतलब इम्पोर्टेंस इतनी दौर जदीद में, लोग कहते हैं कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, आर्ट का ख़त्म होता जा रहा है बलूचिस्तान में, मतलब इसकी अहमियत इतनी नहीं रही, वहीं इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। इसमें क्या ये तो एक चीज़ ये है कि मतलब कि एक बंदे को जब स्पेस नहीं दिया जाता है ना, तो वो कभी खुद को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। जब उसको स्पेस मिलती है वो अपने स्पेस को कवर करता है, तो फिर उसको सबको पता होता है कि फलाना बंदा कौन है। देखो बलूची कल्चर जितनी भी थी वो वहीं पे महदूद ही थी, क्योंकि उसको बिज़नेस के ज़रिए से देखा नहीं गया था लोगों ने। अब देखो ईरान में, ओमान में, मतलब कि बाकी दुबई में जितने भी मतलब आपके बलोच रहते हैं, तो यहाँ से ऑर्डर करते हैं, बलूचिस्तान से बनती हैं उनकी ड्रेसेस। बिल्कुल, और बहुत महंगी भी बनती हैं और यहीं जाती हैं। और दूसरी अलग बात है कि आपके कारीगर जितने भी हैं उनको इतना मुआवजा नहीं मिलता कि वो जितना काम करते हैं, जितना टाइम देते हैं। जितने दरमियान में ऑनलाइन डीलर वाले होते हैं, जिनके शॉप्स होते हैं, तो मतलब डिजिटल दौर की वजह से शायद ये ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई है इनकी, मतलब दोबारा डिजिटल दौर की वजह से, मतलब डिजिटल एरा की वजह से ये भी ऊपर आया, इसको भी एक बूस्टर मिला। शायद उन जो बिजनेसमैन हैं उनको पता है कि किस तरह उसको डील करना चाहिए। मतलब कि हम बलोचों को उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए बिजनेसमैन का, जो अपने लिए पैसे कमा रहे हैं लेकिन फिर भी प्रमोट तो कर रहे हैं हमारे कल्चर को। शुक्रिया अहमद इब्न सकीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। बहुत बेहतरीन गुफ्तगू रही और बलूचिस्तान में आर्ट्स के हवाले से, विजुअल आर्ट के हवाले से और बलोच हिस्ट्री पर, थोड़ी बहुत फेमिनिज़म पर हमने जो है बात की। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे अहमद इब्न सकीना जो कि आवारान से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान
जो एक बहुत बड़ा पहला हुआ एक सूबा है, पाकिस्तान के सबसे बड़ा रकबा रखने वाला सूबा है, उसमें ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनको आज तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, जिनको दुनिया जहान की चीज़ें पता हैं और आर्ट में उन्होंने बहुत काम किया। अहमद ने जो काम किया एज अ कथक डांसर, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन किरदार अदा किया नईम दिलपुर के एक गाने में, एक तहीर प्रोडक्शन के एक गाने में। उन्होंने इस आर्ट को जो है एक मादूम होता जा रहा था, उनको दोबारा ज़िंदगी दी है और इस आर्ट में उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। और बलूचिस्तान में आर्ट के हवाले से उन्होंने हमें बताया, अगर बलूचिस्तान में आर्ट के हवाले से नौजवानों के मौके नहीं भी हैं तो आर्ट जो है हैज़ नो बाउंड्रीज़, आप दुनिया भर में एक्सप्लोर कर सकते हैं और बेहतरीन काम कर सकते हैं। बलूचिस्तान के इस तरह नौजवानों को हमें सामने लाना चाहिए जो कि आर्ट में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं और बेहतरीन जो है हमारे रोल मॉडल बन सकते हैं और आर्ट को बलूचिस्तान में जो है दोबारा एक नई जान डाल सकते हैं जिस पर हमने सदियों से काम नहीं किया। फिलहाल के लिए दौरा बलोच को दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे अगले किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।